हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, एक तो शाम की डिस्कशन है, आप लोगों को याद ही होगा, है ना। आज मंडे है, मंडे को डिस्कशन हमने रखा हुआ था। एक तो एनसीईआरटी का और एक शीट का, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव लेवल 2 और एनसीईआरटी वेक्टर्स चैप्टर पूरा, है ना। सबको याद है ना? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. और साथ में अगर किसी के कुछ अपने पर्सनल डाउट्स हुए तो वो हम लोग डिस्कशन के बाद करेंगे, ओके। जैसे सैटरडे को आप लोगों का डाउट स्लॉट नहीं लग पाया था क्योंकि सर फिजिक्स वाले सर की तबीयत खराब थी तो उनकी क्लास मुझे लेनी पड़ गई थी। तो जिनके अगर किसी को डाउट होंगे तो वो हम लोग उसके बाद अपने डाउट्स पूछ लेता, ओके। और प्रणव, बेटा सीक्वेंस सीरीज वेडनेसडे को बोला गया है। सीक्वेंस सीरीज का जो भी हम लोगों ने जो रिवीजन क्लास रखा हुआ है वो वेडनेसडे का डाउट स्लॉट में, ओके बेटा। अब 3D की बात करते हैं। 3D में मैंने एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने को दिए थे शायद, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कर लिए हैं आप लोगों ने? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. दोनों हो गए क्या? Yes, sir. यस सर, दोनों। Yes, sir. एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोनों को वन बाय वन। मनिक बेटा, क्वाड्रेटिक का अलग से कोई डाउट स्लॉट नहीं है, जो आपके रेगुलर डाउट स्लॉट्स लगते हैं आप उसमें अपना आके पूछ सकते हैं। जो आपके पर्सनल डाउट्स हैं वो रेगुलर अपने डाउट स्लॉट्स पे चलेंगे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन दिया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3, -3, 1 एंड द नॉर्मल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया होगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है जी? यस। नॉर्मल वेक्टर क्या आया, दोनों पॉइंट्स के सब्ट्रैक्शन लेके -i -5j एंड +6k। ठीक, ये है नॉर्मल वेक्टर। तो जब नॉर्मल वेक्टर ये आ गया तो प्लेन की इक्वेशन जिसका नॉर्मल वेक्टर आपको पता है, पॉइंट पता है जी, क्या होती है? r डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल्स टू a डॉट n। a क्या है? 3i - 3j + k डॉट n। हाँ जी, ऐसे ही करना है। r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इसमें n वेक्टर जो है वो नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, a वेक्टर जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, जिसमें r वेक्टर को अगर आप x y z के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो r वेक्टर को आप एज्यूम कर सकते हो xi yj zk। और फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जी -x -5y + 6z। लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा -3 + 15 + 16, दैट मींस 18। हाँ जी, सबका यही आंसर आया है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ जी, सर इस क्वेश्चन को मैंने इस क्वेश्चन मेथड एक बार से फिर से दिखा दोगे? क्वेश्चन। यस सर, वो गलत नोट कर लिया था मैंने। क्वेश्चन तो बेटा दूसरे पेपर में होगा, तो अभी तो मैं कैसे आपको स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। आप कहीं से और से देख लेना उसको, ठीक है? ओके सर।
मैं पॉइंट शॉर्ट में, आप अगर कोई वैल्यूज की बात है तो पॉइंट बेटा था 3, -3, 1, और जिस पॉइंट से पास कर रहा है नॉर्मल के लिए आपको जो पॉइंट दिए गए थे वो 3, 1 और 2, -1, 5 ये दिए गए। बाकी तो मुझे लग रहा है आपने सही नोट किया होगा। Okay, sir. Thank you. Thank you. हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन। The foot of perpendicular drawn from origin to the plane. Find the equation of the plane. हो गया क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका नॉर्मल वेक्टर अगर कैलकुलेट करना पड़े तो बेटा नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा? डिस्टेंस वेक्टर ही पॉइंट का। आपको बोला गया है कि ओरिजिन को के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो प्लेन के 4, -2, -5 पे मीट कर रहा है। मान लीजिए ओरिजिन कुछ यहाँ पे है, प्लेन कुछ ऐसा है, तो मान लो ये अपने परपेंडिकुलर आपने इसके ऊपर प्लेन के ऊपर बनाया, तो ये इसका परपेंडिकुलर है जी, ठीक है, ओरिजिन से। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर इन्हीं दोनों पॉइंट के सब्ट्रैक्शन से ही तो मिल जाएगा ना, which is 4i - 2j - 5k, राइट? Yes, sir. तो अगर ये नॉर्मल वेक्टर है और साथ में पॉइंट कौन सा है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट कौन सा है? यही जो गिवन है। यही जो गिवन है जी। तो अब हम लोग प्लेन की इक्वेशन अगर लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी? r डॉट n वेक्टर, n वेक्टर मतलब ये नॉर्मल वेक्टर जी, 4i - 2j - 5k टू a डॉट n। a मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, डॉट नॉर्मल वेक्टर भी यही है। r को अगर x y z के टर्म्स में लिखा जाएगा तो ये 4x - 2y - 5z होने का क्या बन गया, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 20 45। ये आंसर आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? Sir, हाँ जी, इन क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगाना मतलब जरूरी होता है, मतलब इसी वे से प्रोसीड करना? नहीं इसमें क्या है, वो तो आपकी इच्छा है, आपको जिसमें समझ तो में मतलब आया। मैंने तो सिर्फ ना मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा के भी करा था तो भी यही आ रहा था, डॉट प्रोडक्ट को Yes, जीरो वैसे कर ही दिया किया। मैंने फॉर्मूला ना, ये मतलब मैंने सोचा कि बिना याद करे अगर कुछ हो सके। ठीक है, सही है, मतलब आप अगर डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से करना चाह रहे हो इसका मतलब आप प्रॉपर थ्योरी को लगा रहे हो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या फर्क है? कंसेप्ट सही है तो दोनों का आंसर सेम ही तो आएगा। यस सर। इसमें इतना मत सोचो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा बेटा। ये 10 - 5 and 4। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यस सर यही है। Yes, sir. यही है। Yes, sir. Yes.
हाँ जी, थर्ड तो सिंपल है। Yes, sir. यस अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर इनके इंटरसेप्ट्स कैलकुलेट करने हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो मतलब वाई और जेड को 0 पुट करना पड़ेगा। Yes, sir. तो अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो 10 आ रहा है, वाई और जेड को 0 पुट करके। अगर वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स और जेड को 0 पुट करना पड़ेगा, वाई -5 आ जाएगा। और अगर जेड इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स और वाई को 0 पुट करना है, जेड 4 आ जाएगा। ठीक। ऐसे फर्स्ट का x upon p plus y upon q plus z upon i is equal to 3. यस सर, यही आ रहा है। यस सर यही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी फिलहाल इसको रहने दो। फोर्थ हो गया क्या? यस सर। sir. Yes, यस sir. यस सर। Done, sir. हाँ जी, फोर्थ कैसे करना है? इंटरसेप्ट फॉर्म से कर लेंगे। Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म। कि सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेंगे कि भाई जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है एबीसी पॉइंट के ऊपर, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग एज्यूम कर लेंगे, राइट? कि ए पॉइंट है जी स्मॉल a, 0,0, बी पॉइंट है जी 0b 0 और सी पॉइंट है जी 0c 0, सॉरी 0 0 c।
राइट? ठीक। अब ये प्लेन के जो इंटरसेप्ट्स हैं ये हमने एज्यूम कर लिए हैं। अब आपको बोला गया कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है इसका अगर सेंट्रॉइड निकाला जाए, इसका सेंट्रॉइड क्या होगा? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, क्या होगा? a प्लस 0 दैट मींस a/3 कॉमा b/3 कॉमा c/3, कि अगर इस प्लेन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो ए बी सी होते तो फिर हमारा सेंट्रॉइड a/3 b/3 c/3 होना चाहिए था। अब हमें सेंट्रॉइड दिया है PQR, दैट मींस a/3 equals to p, b/3 equals to q, c/3 equals to r। दैट मींस a की वैल्यू 3p आ गई, b की वैल्यू 3q आ गई, c की वैल्यू 3r आ गई। तो हमें पता है कि अगर किसी प्लेन के जो इंटरसेप्ट हैं अगर वो ए बी सी हो तो फिर उस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? एबीसी के टर्म में तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। अब ए और बी और सी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो नेट ये आ जाएगा। ठीक। यस सर। सबका ये सर आंसर अगला आया? हो गया। ओके गुड। यस सर, यही आ रहा है। बाकी लोग भी फिफ्थ करिए फिर डिस्कस करेंगे। बस सर एक मिनट। हम्म, इसमें काम करेगा। ये तो ट्रायंगल एबीसी है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन भी निकालिएगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सेक्ट एंगल का ए है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। यस सर, यही आया है। Yes, sir. टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम भी निकालिएगा जिसमें ओ आपका ओरिजिन है एंड बाकी एबीसी आपको पता ही है।
हाँ जी, ट्रायंगल का एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है क्या Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों ने? Yes, sir. डिस्कस करेंगे आप? देखिए ये जो प्लेन की इक्वेशन दी है उससे हम लोग तीनों के तीनों पॉइंट्स ए बी सी जो तीनों पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो ए कोऑर्डिनेट क्या है जी? a, 0, 0। बी कोऑर्डिनेट क्या है जी? 0, b, 0। सी कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, c। अब हमने ट्रायंगल के एरिया के लिए हमने क्या पढ़ा है कि भाई हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू ए सी वेक्टर। मतलब ट्रायंगल के कोई भी दो वेक्टर्स निकाल लीजिए, मतलब ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स के वेक्टर निकाल लीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। ठीक, ये पढ़ा था वेक्टर्स में। यस सर। ऑल्दो हमने तीनों पॉइंट का फॉर्मूला भी पढ़ा है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो टफ है, बट अगर जनरलाइज चीज को याद रखना है तो आप लोग कोशिश करें इस फॉर्म में याद रखें कि ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स के वेक्टर निकाल लो और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड इनटू हाफ। तो ए बी वेक्टर क्या आएगा? ए बी वेक्टर क्या आएगा? माइनस ए आई प्लस बी जे, ये आएगा ए बी वेक्टर। और इसी वेक्टर क्या आएगा? माइनस ए आई प्लस सी के। अब ये कंपोनेंट फॉर्म में है ही, बड़े आराम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ए आई तो आई इंटू आई क्रॉस आई है वो तो जीरो ही हो जाता है। अब ये माइनस ए इंटू सी है जी, तो आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। माइनस जे। तो ये माइनस ए इंटू सी था तो माइनस जे बनता, तो एक्चुअल में ये क्या बन जाएगा? ए इंटू सी इंटू जे क्या, राइट। फिर बी इंटू माइनस ए, बीजे इंटू माइनस ए आई, तो जे क्रॉस आई बन रहा है। तो जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। और यहाँ पे बेटा b इंटू माइनस ए है, दैट मीन्स माइनस ए भी है, तो माइनस माइनस वो भी प्लस हो जाएगा, तो ए बी इंटू के हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या है? b इंटू सी, और ये जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है। तो b इंटू सी इंटू आई क्या? अब इसका मॉड निकालना है, तो वो तो क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सबको समझ में आया है? यस सर। अगर आपको ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पता हैं तो उन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से आप कोई भी दो वेक्टर्स निकाल लीजिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। उसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल लेंगे। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ABC वॉल्यूम upon 6। यस सर, ABC by 6। Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग भी करिए। यस सर, वही आ रहा है। ओके, ओके। हाँ जी, डिस्कस करें इसको।
ओ ए वेक्टर क्या है जी, ए आई। ओ बी वेक्टर क्या है, बीजे। एंड ओ सी वेक्टर क्या है, सी के जी। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि अगर ये ओ पॉइंट है, ये ए बी सी पॉइंट्स हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर ये ए वेक्टर होता, मतलब ये ओरिजिन है ऑब्वियसली, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है जी हमने 1/6 इंटू STP एस टी पी ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर एक्चुअल में होते क्या है कि कोई जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट से तीनों डायरेक्शन में मिलने वाले वेक्टर्स हैं जी। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई अगर मैं ओ पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट लेके चल लूँ और उससे तीनों वेक्टर्स बनाऊं, तो उसमें से हमें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीनों वेक्टर्स मिल रहे हैं। तो अब इनका एसटीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो विच इज 1/6 एसटीपी ऑफ ए आई बीजे सी के जी। इसका एसटीपी निकालना है, क्या आएगा जी, ए आई क्रॉस बीजे डॉट सी के। ये स्केलर वैल्यूज हैं, ये तो ए बी ही आ जाएंगी, और आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के डॉट सी के। अब फिर से के डॉट के तो 1 होता है, और ये ए बी सी स्केलर वैल्यूज हैं जी, तो ए बी सी बाय 60। हाँ जी, इसमें इस सोल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत आई हो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सर। हाँ जी, सर अगर थर्ड क्वेश्चन में हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिख के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो दो ही मैच कर रहे हैं, थर्ड मैच नहीं कर रहा। थर्ड क्वेश्चन में इंटरसेप्ट लेके इंटरसेप्ट में इक्वेशन लिख के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऐसे कैसे हो सकते हैं, सर कर रहे हैं, मेरे कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपने गलत करा होगा। अगर ये इंटरसेप्ट्स आए हैं तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/10 y/-5 z/4 इक्वल्स टू 1 की। तो एलसीएम लेंगे, इस माइनस को ऊपर ही ले चलते हैं, तो वैसे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 20 आ रहा है बड़े आराम से, है ना। तो 20 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा 2x, ये क्या आएगा -4y, ये क्या आएगा 5z। एलसीएम 20 था तो 20 आ गया। सीमित, सॉरी 5z सीमित तो आ रहा है, क्या दिक्कत है। यस सर, मैंने गलत कर रहा था। हाँ जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जो लास्ट क्लास में हमने जो फॉर्म्स पढ़ी थी उसमें था एक, अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि अगर आपको नॉर्मल वेक्टर अगर आपको दे दिया जाए प्लेन का और एक पॉइंट दे दिया जाए प्लेन के लिए, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपको लाइन के नॉर्मल के बारे में, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए और साथ में ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया जाए, तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी सेम बातें हैं। नॉर्मल फॉर्म हम लोग किसको कहते हैं कि आपको प्लेन के
नॉर्मल वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और साथ में दिया है कि भाई इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये प्लेन है, जिस प्लेन की इक्वेशन आपने निकालनी है, ये ओरिजिन है वो पॉइंट, और साथ में आपको दिया गया है कि इस ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको बेटा दिया गया है, और साथ में दिया गया है आपको ये नॉर्मल वेक्टर। ओरिजिन, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है आपको, इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया गया है और नॉर्मल वेक्टर भी दिया गया है। ठीक है, तो मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूं कि गिवन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन which is d and normal vector which is n vector। ठीक, यस सर। बेटा ये जो पॉइंट है, मतलब जो कि इस प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, मैं इस पॉइंट को m नाम दे देता हूं। ठीक, तो प्रूफ क्या आया है ना, जिसकी सॉल्विंग कैसे होगी, इसका रिजल्ट क्या बनेगा कि हम लोग m वेक्टर को, m पॉइंट को मान लेते हैं, लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या मैं इसे d इंटू एन कैप बोल सकता हूं? ये जो नॉर्मल वेक्टर आपको दिया गया है, इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, नॉर्मल वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं, तो वो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? अकेला डायरेक्शन दे देगा। और फिर उस यूनिट वेक्टर को अगर मैं इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, d के साथ, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया गया है, तो क्या आपको उस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए? या यूं कह दो अभी OM वेक्टर मिल गया। OM वेक्टर मिल गया, जब OM वेक्टर मिल गया तो m भी तो क्या होगा, ये dn कैप के बराबर ही होगा ना, क्योंकि O तो ओरिजिन है। यस सर। ठीक, अब जब आपको ये पॉइंट पता लग गया इस प्लेन में, और आपको ये नॉर्मल वेक्टर पता है, अब ये जो फोर्थ फॉर्म है ये एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गई? थर्ड में कन्वर्ट हो नॉर्मल गई, पॉइंट। कि भी आपको प्लेन के अंदर वाला पॉइंट पता है और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है, राइट? यस इक्वेशन Yes, निकालने sir. के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई भी एक रैंडम पॉइंट p विच इज r वेक्टर ये एज्यूम कर लेंगे, और r वेक्टर और ये m पॉइंट, दैट मींस pm वेक्टर जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल टू एन। वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करा देंगे। एंड व्हाट इज pm वेक्टर? r माइनस dn इनटू n वेक्टर। n वेक्टर बोल दो, n क्या बोल दो, देखो जब आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कराओगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप n कैप ले रहे हो या n वेक्टर ले रहे हो। बाहर में, अंदर में तो ऑब्वियस सी बात है n कैप लेना पड़ेगा, क्योंकि m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स dn कैप आए थे। बाहर में चाहे आप n कैप लेते चाहे आप n वेक्टर लेते, एक ही बात है। एक काम करते हैं, n कैप ही ले लेते हैं। जो माइनस डी इंटू एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो इस वजह से वो डी आ गया माइनस डी, वो राइट हैंड साइड में जाके प्लस डी बन गया।
ओके। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बनाने का तरीका क्या होगा कि भी आपको एन वेक्टर दिया गया होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक चीज क्या बन के आ जाएगी, आर वेक्टर तो वेरिएबल वेक्टर है ही, तो ये एज्यूम करना ही होता है। अब ये क्या बनेगा जी, x इंटू एन वन प्लस वाई इंटू एन टू प्लस जेड इंटू एन थ्री अपॉन n1 under root of n1 square plus रूट n2 ऑफ एन वन स्क्वायर एन टू स्क्वायर एन थ्री स्क्वायर, क्योंकि सब इसको एन वेक्टर को जो है वो एन कैप में बांटना था जी, इक्वल्स टू टी। ओके। सर वहां पर जो हमने m के कोऑर्डिनेट्स को d n कैप लिखा है, वहां पर सिर्फ d नहीं आना चाहिए, n कैप तो तब आता है अगर हम खाली m वेक्टर की बात करेंगे। अगर m के कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे, अगर m के कोऑर्डिनेट्स को पहले d लिख देंगे, वो तो फिर एक स्केलर वैल्यू है जी, कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तीन वैल्यू कैसे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट। d तो कोई सिंगल वैल्यू होगा ना, डिस्टेंस इतना है जी, 10 डिस्टेंस है, तो आप क्या बोलोगे कि पॉइंट क्या है, 10,0,0 तो नहीं ले सकते। सानिध्य। अच्छा जी सर समझ। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमने बना ली है, इससे आप इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हो कई बारी, कि अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी है और मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दो, तो आप क्या करोगे कि जो x y z उसके जो भी कॉफिशिएंट हैं, दोनों तरफ आपको जो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 10 है, मैं आपको बोलूं इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट y, कॉफिशिएंट z है, उसके स्क्वायर्स का एडिशन करके, अंडर रूट करके दोनों तरफ उसे डिवाइड करा दीजिए, तो जो राइट हैंड साइड वैल्यू वैल्यू हो जाएगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा। ये जो डी वैल्यू था ये क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ना। कहने का मतलब जो आपके वेरिएबल एक्स वाई जेड हैं, अगर उसके कंपोनेंट्स यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बना लिए जाए, एक्स वाई जेड उसके जो कॉफिशिएंट्स हैं, जो उनके कॉफिशिएंट्स हैं उनको अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बना लिया जाए, तो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट कर देगी। ओके। समझ में आया है? सर दोनों तरफ अच्छा डिवाइड करना है ना सर? डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों तरफ होगा ना डिवाइड, तो क्वालिटी तो मेंटेन रखनी है, तो डिवाइड करना है तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद अब जो राइट हैंड साइड आपको मिलेगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ जी बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना सर फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 4 units. Sir, 4 units. Yes, sir. 4 units are. यस सर 4। सर आपने पहले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखी है एक बार बोलना। x minus 2y minus 2z equals to 12. ओके सर। 1/3 minus 2/3 and minus 2/3 direction cosine. Yes, sir. Yes, sir. यही है 1/3 minus 2/3 और minus 2/3. Yes, sir. Yes, sir. Say 12/29 comma minus 18/29 plus comma 24/29. Yes. Yes, sir. हाँ जी, फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 4 आ रहा है। Yes, sir. Yes. और डायरेक्शन को साइंस 1/3 minus 2/3 minus 2. राइट, फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर एक बार बता दो। बेटा अभी हमने जो बात किया था कि अगर मैं इस एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लूं। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड, इनके स्क्वायर्स का सम करके और होल अंडर रूट से डिवाइड करना है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मैं इसके स्क्वायर्स का सम करूं तो क्या होगा? 1 √9. √9 मतलब 3 हो गया, ठीक है ना?
तो दोनों Yes, तरफ sir. मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस फॉर्म में जो अब प्लेन आपको मिल जाता है, इस फॉर्म में सीधा सीधा जो राइट हैंड साइड वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट कर देती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर देती है। Okay, sir. ठीक है ना, 12/3 इसको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। और साथ में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z इनको टेकअप किया जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। Yes, sir. इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बना देते हैं। और साथ में आपको दिख भी रहा है कि जब मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर ही लिया है ऑटोमेटिकली, तो यही यूनिट वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन भी होगा, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन भी तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही तो रिप्रेजेंट करता है। Yes, sir. Okay. ठीक है ना। तो बेसिकली आपने क्या करना था, इस प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेनी थी, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले नॉर्मल वेक्टर कोएफिशिएंट की हेल्प से मिल जा रहा है, और फिर ये देखना है कि भाई क्या ये यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर फिर तो सीधे सीधे वो डायरेक्शन कोसाइंस है। अगर वो यूनिट वेक्टर ना होता तो आप क्या बोलते, मॉड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना लेते और उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते। Okay, sir. Thank you. सेकेंड अटेम्प्ट कर लिया सब लोगों ने। Yes. सेकेंड डिस्कस करें क्या? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड करना कैसे है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर लिख लेंगे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। Yes, तो sir. बिल्कुल आई ठीक कैप है। जे कैप के कैप। देखिए, जब हमने ये थ्योरी पढ़ी थी तो इस थ्योरी में हमने क्या देखा कि ये जो पॉइंट है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो किसके बराबर है, ये d इंटू एन कैप के बराबर है। कहने का मतलब अगर मैं ओरिजिन से इसका, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं और उसको नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे पॉइंट m मिल जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि भाई कोएफिशिएंट को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो है √29। मतलब अगर इसके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके सम करा जाए तो ये √29 होगा। तो उसके साथ मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लिया। तो अब मेरे लिए क्या बन गया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बन गया है 6/√29, और नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बन गया, या ऐसा लिख दो, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल सीधा सीधा इस फॉर्म में जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट होते हैं वो क्या बन जाते हैं जी, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। ठीक, और पॉइंट क्या बन जाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो 6/√29 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 2/√29 आई कैप माइनस 3/√29 जे कैप प्लस 4/√29 इंटू। ओके, Yes, sir. Yes. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो उससे आपको आंसर ही पूरा मिल जाएगा।
हाँ जी, सेकंड के सॉल्यूशन में किसी को दिक्कत? तो बेटा हम लोग नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a given point and parallel to given vector. टू गिवन वेक्टर्स बोल देते हैं। तो दो वेक्टर दिए गए हैं जिनके पैरेलल होना चाहिए। मान लीजिए ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन आपने निकालनी है। ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, जो कि इस प्लेन के अंदर कह लो या इसके पैरेलल कह लो, एक ही बात होगा, क्योंकि वेक्टर्स तो क्या होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं। यस सर। ये मान लो सी वेक्टर है जी, वो भी क्या है, या तो इस प्लेन के अंदर कह लो या फिर इस प्लेन के पैरेलल कह लो, एक ही बात। तो ये दो वेक्टर के बारे में पता है जी। और तीसरा आपको क्या पता है, एक पॉइंट होता है, एक उसका पोजीशन वेक्टर, उसके कोऑर्डिनेट से वेक्टर है, ठीक है। इसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करनी है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले B तो cross जैसे C से पॉइंट सबसे पहले तो क्या करना है, पॉइंट पी एज्यूम कर लेना आर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का। अब जब ये एक तो वेरिएबल पॉइंट लेना ही होता है और फिर एक तो वेरिएबल वेक्टर लेना पड़ता है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अगर मैं एपी वेक्टर कैलकुलेट कर लेता हूँ विच इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और तो अब ये तीन वेक्टर हो गए क्या, एक एपी वेक्टर जो कि इसी प्लेन के अंदर है, एक बी वेक्टर जो कि इस प्लेन के अंदर है, और एक सी वेक्टर जो कि इस प्लेन के अंदर है। क्या ये तीन वेक्टर एक प्लेन के अंदर आ गए तो इनका एसटीपी 0 होगा? यस Yes, सर। मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूँ, गिवन क्या है, पॉइंट ए वेक्टर, टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये दो गिवन। तो अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है और आपको दो वेक्टर दिए गए हैं जिसके पैरेलल किसी प्लेन को होना है, तो आपने क्या करना है, उस प्लेन में कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट पी मान लेना है। वेक्टर फॉर्म में देखते हैं तो आर वेक्टर मानना होता है। अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या करा जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, आर वेक्टर को एक्स आई वाई जेड वाई जे और जेड के मान लेंगे, ए पॉइंट को भी सिंपली इस टर्म्स में लिख लेंगे, राइट। यस सर कर लेंगे। एक बार मैं जस्ट इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, आर वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के, ये वेक्टर फॉर्म था, ये कार्टेशियन फॉर्म। तो ए वेक्टर एक्स1 आई वाई1 जे और z1 के मान लेता हूँ क्योंकि पॉइंट है, और बी वेक्टर आपके वेक्टर्स कंसीडर करना है, सी वेक्टर। एसटीपी ऑफ x minus x1, y minus y1, z minus z1, v1, v2, v3, c1, c2, c3, 0। ओके,
देखिए आप इस पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो दो तरीकों से निकालनी है। आपका हमेशा टारगेट क्या रहता है कि मैं या तो 3 वेक्टर उस प्लेन के अंदर बना लूँ, और या फिर मैं क्या करूँ, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल लूँ और उस प्लेन के अंदर एक वेक्टर निकाल लूँ जिससे मैं उनका डॉट प्रोडक्ट करूँ। ठीक है? और इनमें जो भी रहेगा एक, कम से कम एक तो एक आपका वेरिएबल वेक्टर ही होगा। तो इस फॉर्म में आप हर एक प्लेन की इक्वेशन को निकालने का ट्राई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी वहाँ से हमने क्या 3 वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर बना लिए और एसटीपी 0 कर दिए। नेक्स्ट जो फॉर्म है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड ए लाइन। गिवन क्या है? मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन आपने निकालनी है और इस प्लेन के अंदर एक लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ये लाइन आपको दी गई होगी, ठीक, और साथ में आपको दिया गया है एक पॉइंट। मान लीजिए ये ए पॉइंट आपको दिया गया है। ये लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है लाइन की इक्वेशन हम लोग वेक्टर फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं। तो गिवन क्या है जी? लाइन, इसको मैं मान लेता हूँ कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। लाइन की इक्वेशन ऐसी होती है ना, ऐसा होता है ना लाइन की इक्वेशन, पॉइंट ए सी वेक्टर। तो अगर ये लाइन की इक्वेशन दी गई है बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या होगा, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट होगा, और सी वेक्टर क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, अब आप लोग बताइए कि इस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए, थोड़ा सोच के देखिए सब लोग। सी वेक्टर पता है, ए बी वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आई वेक्टर एज्यूम कर लेंगे, 3 वेक्टर हो जाएंगे एसटीपी। Yes, sir. बिल्कुल ठीक है जी, कि एक तो आपने वेरिएबल पॉइंट एज्यूम करना ही होता है, तो मैं इसको पी पॉइंट को मान लेता हूँ आगे, ठीक है ना। तो सेम तरीके से आपने कोई भी 3 वेक्टर बनाने हैं जिससे आप इसका एसटीपी 0 बना पाए इसी प्लेन के अंदर। तो कौन कौन से वेक्टर आपको मिल जा रहे हैं? एक तो एपी वेक्टर, एपी वेक्टर विच इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक एबी वेक्टर विच इज बी माइनस ए वेक्टर, और एक लाइन का डायरेक्शन वेक्टर सी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स आप क्या बोल सकते हैं, इसी प्लेन के अंदर लाई करें। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है मैंने, कार्टेशियन फॉर्म में भी आप बना सकते हो, ठीक है। एक का मैंने कार्टेशियन फॉर्म बना के आपको दिखा दिया है फिफ्थ के केस में, फिफ्थ फॉर्म में। सिक्स फॉर्म में आप कार्टेशियन फॉर्म खुद से बना सकते हैं। तो बेटा ये है ना, ये अलग अलग वेरिएशंस हैं जिसमें आपको है ना सोचना है कि भी क्या 3 वेक्टर बनाए जाएं या नॉर्मल वेक्टर के बारे में सोचा जाए। तो इसमें ऐसे छोटे छोटे वेरिएशंस आपको मिलेंगे।
नोट कर लिया है? यस नेक्स्ट है, अगर आपको कोई दो लाइंस की इक्वेशन दी है, दोनों पैरेलल हैं, लाइन की इक्वेशन देख के आप बता सकते हैं पैरेलल है या नहीं है। तो लोग मान के चल रहे हैं कि भाई वो दोनों लाइंस आपको दी गई है, पैरेलल है जी। तो इन दोनों पैरेलल लाइन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आपने निकालनी है। मान लीजिए ये फर्स्ट लाइन है जी, ये सेकंड लाइन है, इनकी इक्वेशंस आपको दी गई है। गिवन L1 L1 की इक्वेशन दी है, तो मैं R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर मान सकता हूँ। और L2 की इक्वेशन भी मुझे दी गई है, विच इज A2 वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू टाइम्स B वेक्टर। क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, इस वजह से दोनों के डायरेक्शन वेक्टर सेम है। अब बेटा आप लोग बताइए कि इसमें अगर प्लेन की इक्वेशन मुझे निकालनी है तो क्या करूँ? L1 पे A1 वेक्टर आ जाएगा, L2 पे A2, उससे एक वेक्टर आ जाएगा, एक डायरेक्शन वेक्टर पता है, एक एज्यूम कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। एक P पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट मानना ही है। L1 के ऊपर पॉइंट आपको पता है जी A1, L2 के ऊपर पॉइंट पता है B विच इज A2 वेक्टर। तो आप यहाँ से कोई तीन वेक्टर बनाने का ट्राई करेंगे जो कि इस प्लेन के अंदर होगा। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे AP वेक्टर और AB वेक्टर, और इन दोनों लाइंस का जो कॉमन डायरेक्शन वेक्टर है विच इज B वेक्टर, दीज आर टू प्लेनर। Therefore R माइनस AP वेक्टर क्या होगा बेटा? R माइनस A1 वेक्टर, AB वेक्टर क्या होगा? A2 माइनस A1 वेक्टर एंड B वेक्टर। इनका एसटीपी 0। ठीक, यहाँ तक ठीक है? सर इसमें जो बी वेक्टर है ये डायरेक्शन है? हाँ जी, ये डायरेक्शन है। अब लाइन की इक्वेशन को देखो, हाँ जी सर। मैंने लाइन की इक्वेशन देखिए, आप वहीं से खुद ही तो है ना जज करेंगे कि लाइन की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो अगर मैं ये यस सर, इक्वेशन यस आपको सर। दे रहा हूँ तो ये बी वेक्टर क्या होगा? लाइन की डायरेक्शन होगा, राइट। अब इनके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ये जो तीन फॉर्म्स अभी हमने देख ली हैं,
हाँ जी बेटा, करिए दोनों क्वेश्चन। इससे फर्स्ट का 32x minus 20y minus 4z is equal to 44. ओके, सर बाकी दो तो सेम है, प्लस 6z माइनस इज इक्वल टू माइनस 96 आ रहा है मेरा। ओके, 6z नहीं सर, 4z आ रहा है। ये सर 4z ही आएगा, हाँ ठीक है। थर्टी टू एक्स माइनस 20y माइनस 4z इज इक्वल टू। Yes, same. ये सर Yes, यही आएगा। same आ रहा है। हाँ जी, फर्स्ट डिस्कस करते हैं फिर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स फर्स्ट लाइन एंड passes through the second point। तो मान लीजिए ये प्लेन है जी, इसके अंदर आपको दिया गया है लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या दी गई है? x माइनस 1 वाई प्लस 1 जेड माइनस 2। कहने का मतलब इस लाइन के अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा होगा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, उससे ये लाइन पास कर रही है और इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर दिया गया है वो है 2 3 1, राइट। और इसी प्लेन के अंदर आपको एक पॉइंट दिया गया है 3 कॉमा 4 कॉमा माइनस 7।
आपको बोला गया है कि इस प्लेन की इक्वेशन निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट P एज्यूम कर लेंगे विच इज x y z। तो इसमें कौन कौन से 3 वेक्टर आप कोप्लेनर बनाएंगे? एक तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का वेक्टर, ये वाला कोप्लेनर बना लो विच इज x -1 y +1 z -2, और एक इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वेक्टर बना लो, क्या आएगा 2 5 -9, और एक इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर 2 3 1, इनका एचटीडी अपने 0 कर देंगे। ओके, हाँ जी, सबने ऐसे किया है? यस क्या आंसर आया फाइनल फिर? 32x minus 2x 20 minus 20y minus 4z is equal to 44. ओके, 4 तो सब में कॉमन ही आ रहा है ना, तो कट ही जाएगा, है ना। हाँ जी, फर्स्ट क्लियर है सबको? यस सेकेंड ट्राई करिए सब लोग। सेकंड का 42x plus 14y plus 14z plus 42 is equal to 0. ओके, सर 3x plus y plus z is equals to -3 आ रहा है। यस सर 14 कॉमन लेके यही बनेगा। यस सर यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। यहाँ पे क्या दिया गया जी, आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें 2 लाइंस की इक्वेशन आपको दी गई है via पैरेलल। तो फर्स्ट लाइन देख के आप क्या बोल सकते हो, ये पास कर रहा है -1 -1 और इसकी डायरेक्शन क्या है जी, -3 4 5। फिर एक और लाइन है क्योंकि इसके पैरेलल है, वो पास कर रही है 1 1 -7। और ये क्योंकि पैरेलल है तो इसकी भी डायरेक्शन तो सेम ही है। तो इस प्लेन की इक्वेशन आपने निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट P मान लेंगे वेरिएबल चीज x y z। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 जो वेक्टर हैं वो आप कोप्लेनर बनाएंगे। एक तो P को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला वेक्टर बना लो विच इज x -1 y -1 z +7। दूसरा इन दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो वहां से क्या आएगा 2 2 एंड -8। और तीसरा इन दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है जो कि सेम है वो भी इसी प्लेन के अंदर मिलेगा, राइट। ऐसा किया है? यस यस सर। इसमें आप लोग कह रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है वो 3x + y + z = 3 आ रहा है, माइनस इक्वल्स टू -3 -3 आ रहा है। इक्वल्स टू -3 आ रहा है।
माइनस। ओके। Yes, sir. अब बेटा ये जो कुछ कुछ वेरिएशंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को समझिए कि भी ज़रूरी नहीं है कि जो फॉर्म मैंने आपको प्रॉपर्ली करा दी है कि भई ये लाइन है, इस लाइन से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाला, आपको एग्ज़ैक्टली वैसे ही आएँगे या उतने के उतने ही मैं आपको सारे के सारे फॉर्म पढ़ाऊँगा। अगर मैं सारे के सारे फॉर्म पढ़ाने जाऊँगा तो है ना, आपको उतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी जगह मैंने आपको 2-3 फॉर्म एक जनरलाइज़ वे में पढ़ा दी है, 1-2 फॉर्म यहाँ पे आपको समझाने के लिए पढ़ा दी कि ये भी आप लोग वेक्टर कैसे फॉर्म करते हैं। अब उसके अलावा 1-2 क्वेश्चंस में आपको उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप सोचा जा सकता है, ठीक है? करिए इसको ट्राई। हाँ जी, थर्ड हुआ क्या? सर 7y 7y plus 4z is equals to 5. yes sir. ओके। Yes, sir.
हाँ जी, इसको डिस्कस करते हैं थर्ड को। आपको बोला गया है कि प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिस पासिंग थ्रू 2, 3, -4। एक पॉइंट दिया है जी 2, 3, -4, इससे पास कर रहा है। एक पॉइंट दिया गया है कि 1, -1, 3, इससे पास कर रहा है। और एक आपको बोला गया कि दिस प्लेन हैज टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो भी डायरेक्शन वेक्टर होगा, डायरेक्शन वेक्टर एक्स एक्सिस का क्या होगा, या डायरेक्शन रेशो होगा बोला जाए 1, 0, 0 ऐसा होगा क्या? यस सर। आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, आप उन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियोज है वो निकाल सकते हो। तो 1, 0, 0 बोल दो, चाहे 2, 0, 0 बोल दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सही बात बनेगी। तो अब आपने इस प्लेन की इक्वेशन निकाल ली है जिसके बारे में बोला गया कि वो प्लेन इन दो पॉइंट से पास कर रहा है और उसका जो डायरेक्शन एक लाइन की जो इक्वेशन दी है उसके डायरेक्शन के पैरेलल है। तो हम लोग प्लेन के ऊपर एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट पी मान लेंगे विच इज एक्स, वाई, जेड। तो अब यहाँ से एक वेक्टर तो ये वाला हो गया जी, जो कि इस प्लेन के अंदर लाई करेगा, x -1, y +1, z -1। एक हो गया इन दोनों पॉइंट की सब्ट्रैक्शन से विच इज 1, 4 एंड -7। तीसरा क्या होगा, जो इस लाइन का डायरेक्शन है जी एक्स एक्सिस, वो जब इस प्लेन के पैरेलल है, तो मतलब अगर मैं उसका सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर ही कंसीडर करूं तो वो डायरेक्शन वेक्टर तो इस प्लेन के अंदर बोला जा सकता है ना, अकेला डायरेक्शन वेक्टर तो बोला जा सकता है ना इस प्लेन के अंदर। उस डायरेक्शन वेक्टर को तो ऊपर लिखा या नीचे ले या प्लेन के अंदर लेना एक ही बात है, ठीक है। 1, 0, 0। इसका एसटीपी आपने 0 बनाया, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आंसर आया? 7y + 4z = 5। ठीक, यस सब कुछ समझ में आया है? सबको ये थर्ड का सोल्यूशन समझ में आया ना? यस सर। तो बेटा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सर ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ये दोनों लाइनों के पैरेलल कैसे हो सकता है? ये किसी एक के ही होगा। सोच के देखिए एक बार, क्यों एक दो लाइंस के पैरेलल नहीं हो सकता प्लेन? कोई भी अच्छा आपको समझ गया सर, मैं लाइन ले रहा था, सॉरी, समझ गया, गलती समझ गया। है ना, ये दो लाइनें हैं, इसके पैरेलल एक प्लेन नहीं है ऐसा। ओके, यस सर। यस तो शाम को डिस्कशन है 3 बजे, और डिस्कशन के बाद आप लोगों के कोई भी अगर पर्सनल डाउट्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके बेटा, थैंक यू।